हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के पीवाईक्यू। ठीक है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है रिपीट होते ही हैं। अगर सेम क्वेश्चन ना हो तो उस टॉपिक से ज़रूर रिपीट होता है, तो वो क्वेश्चंस जो है हम देखने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद यांडाबू की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए, अब इसमें पूछ लिया गया यांडाबू की संधि पर हस्ताक्षर जो थे किस युद्ध के बाद किया गया था। एक में क्वेश्चन आया हुआ था कि यांडाबू की जो संधि है वो कब हस्ताक्षरित की गई थी। ठीक है, तो देखिए रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक, तो यांडाबू की जो संधि हुई थी ये हुई थी 1826 में। वेट एक मिनट, यांडाबू की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? 1826 में हुई थी। और ये हुई थी, आंग्ला बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26, 52 और 85। ठीक है, तो जो पहला युद्ध हुआ था उसके बाद जो थी ये हुई थी। ठीक है, इस युद्ध के बाद जो बर्मा था उसकी जो स्थिति हो गई थी वो क्या हो गई थी? कमजोर हो गई थी। तो उसने जो है ब्रिटिश जो आधिपत्य था उसको स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो फरवरी 1826 में जो थी आंग्ला बर्मा युद्ध को समाप्त करने के लिए जो थी क्या हुई थी? यांडाबू। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है। देखिए, आंग्ला बर्मा युद्ध को समाप्त करने के लिए कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो वो थी यांडाबू की संधि। ठीक है, अब किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, बीच में से देखिए जैसे क्वेश्चन कट आपको मिलेंगे तो वो जो पुराने जो करंट अफेयर थी वो क्वेश्चंस थे जो अभी नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश औपनिवेशिक स्थापत्य चेन्नई में स्थित है? ओके, जो इनमें से चेन्नई में स्थित है वो बताना है, तो वो है डेविड येल और जोसेफ हैमर का मकबरा। ठीक है, ओके, फिर यहाँ पे विक्टोरिया टर्मिनस दिया है। विक्टोरिया टर्मिनस जो है किसको कहा जाता है? जो मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है उसी को पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था। तो ये क्या है? रेलवे मध्य रेलवे जो है रेलवे स्टेशन है उसका जो है ये नाम है। पहले इसको विक्टोरिया टर्मिनस जो था कहा जाता था। वॉर मेमोरियल आर्क जो है ये इंडिया गेट दिल्ली में हो जाएगा। वॉइस रीगल लॉज जो है इसको अब जो है राष्ट्रपति निवास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रपति निवास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहले इसको वॉइस रीगल लॉज बोला जाता था। ये हिमाचल प्रदेश में है, शिमला की जो पहाड़ियाँ है वेधशाला पहाड़ियाँ वहाँ पर जो है ये स्थित था। ठीक है, जो भारत में ब्रिटिश वाइसराय आए थे उनका जो था ये निवास स्थान था। ठीक, तो वॉइस रीगल लॉज अब इसको राष्ट्रपति निवास के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के सिद्धांत के अनुसार परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन बताने हैं कि किस उसमें जो है हो सकते हैं। तो देखिए, ये नियम कौन सा है? ये है बोरबरी योजना। ठीक है, ये कौन सी योजना है? बोरबरी योजना है, जिसके अकॉर्डिंग जो है क्या हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन जो है उसके जो बाह्यतम निवास होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो है हो सकते हैं। ठीक है, 1921 में जो थे बोर और बरी ने कुछ जो थे नियम दिए गए थे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड, उन्हीं को जो है बोरबरी योजना जो था कहा गया था। और सबसे पहला जो नियम था इसमें यही था कि जो बाहरी कक्षा होंगे, जो सबसे बाहरी कक्षा होगी उसमें जो है 8 होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो इससे पहले वाली होगी उसमें 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तभी जो अंदर वाली जो और कक्षाएं होंगी उनमें जो है नए इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू करेंगे। ठीक, तो सेकंड थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे बोरबरी योजना बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला यांत्रिक रूप से खोदा गया तेल का कुआं है जहां पर 26 मार्च 1867 को 118 फीट पर तेल पाया गया था? ठीक है, देखिए यांत्रिक रूप से खोदा गया तेल का कुआं चारों जगह असम की दी गई हैं। नाहरकटिया है, डिगबोई है, बदरपुर है और माकुम है। ठीक है, लेकिन जहां पर सबसे पहले खोदा गया था 1867 को 118 फीट पर जहां पर तेल पाया गया था वो जगह है माकुम, असम में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र घाटी में है ये। ठीक, और एशिया का क्या याद रखना है? एशिया का पहला यांत्रिक रूप से ये खोदा गया था।
इसके बाद फिर डिगबोई आता है, जहाँ पे 1889 में जो थी तेल के कुओं की खुदाई जो थी की गई थी। ठीक है, लेकिन अगर सबसे पहला पूछा जाए 1816 में तो माकूम असम जो है करेक्ट होगा। चलिए अगला है, ONGC द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना स्थापित की जा रही है? ONGC द्वारा, तो कहां पे हो जाएगा? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख जो है सही होगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का निर्माण भगवान शिव द्वारा किया गया माना जाता है जो देवी पार्वती की सुंदरता को अर्पित था? देखिए भगवान शिव द्वारा, तो रुद्र वीणा वाद्य यंत्र का जो निर्माण है ये भगवान शिव के द्वारा माना जाता है और ये जो देवी पार्वती हैं उनकी सुंदरता को अर्पित था। ठीक है, और मान्यता ये भी है कि इस वाद्य यंत्र को सबसे पहले बजाया किसने था? वो भी भगवान शिव ने ही बजाया जाता है, मतलब भगवान शिव ने ही बजाया था। ठीक, चलिए उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित हवाई अड्डों को उनकी स्थिति के संदर्भ में कहां से दक्षिण से, ठीक है, कहां से साउथ से नॉर्थ की ओर व्यवस्थित करता है। ठीक है, तो जो सबसे साउथ की तरफ है इनमें से वो बताना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, फिर वीर सावरकर दिया है, फिर इंदिरा गांधी है, फिर भारत रत्न है। देखिए गुरु रामदास की अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर है? पंजाब में है। अगर हमें जगह का पता है कौन सा कहाँ है तो ऑब्वियस हम लगा सकते हैं। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में है। फिर आता है भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये महाराष्ट्र में है। तो अब सबसे साउथ में कौन सा हो जाएगा? वीर सावरकर, तो सबसे पहले 2 आएगा, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए हैं। फिर उसके बाद मुंबई आएगा, तो 2 के बाद 4, फिर आएगा न्यू दिल्ली 2, 4, 3 और सबसे लास्ट में रहेगा, सबसे नॉर्थ में रहेगा पंजाब में जो गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो। ठीक है, तो 2, 4, 3, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अपने पिता की ओर से बाबर किसका वंशज था? बाबर का बताना है कि बाबर किसका वंशज था पिता की ओर से, तो पिता की ओर से तैमूर का था, तैमूरों का। देखिए बाबर का जन्म होता है कब? 14 फरवरी 1483 को। कहां पर हुआ था? फरगना में हुआ था। ठीक है, कहां पे हुआ था? फरगना में। ठीक है, ये क्या था? चगताई तुरुक था। और इनके पिता का जो नाम था, बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख। ठीक है, तो ये तैमूरों का जो था वंशज था। और माँ की तरफ से भी पूछा जा सकता है, तो माँ की तरफ से ये चंगेज खां का वंशज था। पिता की तरफ से तैमूरों का और माता की तरफ से चंगेज खां का। इसकी माँ का नाम था कुतलुग निगार खानम। और बाबर, आप सभी को पता है 1526 का युद्ध बाबर ने ही लड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर जो था भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि एक तुगलुमा पद्धति थी कि बाबर ने इस पद्धति का जो यूज़ था, ठीक है, तुगलुमा युद्ध पद्धति और तोप खाने का यूज़ किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के पहले युद्ध में किया था। तो यहाँ पे तैमूर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है, भारत द्वारा पशुओं के लिए निर्मित पहला कोविड-19 टीका कौन सा था? ये पशुओं के लिए निर्मित था, तो ये था एंकोवैक्स, 3rd ऑप्शन। ठीक है, एमिक्रॉन जो वेरिएंट था उस पर बेस्ड था ये। चलिए अगला है, परमाणु के मॉडल के संबंध में निम्नलिखित अवधारणाएं परमाणु के किस मॉडल के द्वारा दी जाती हैं? ओके, किस मॉडल के द्वारा? देखिए क्या है, केवल कुछ विशेष कक्षाएं जिन्हें इलेक्ट्रॉनों की विविक्त कक्षाओं के रूप में जाना जाता है को ही परमाणु के अंदर अनुमति दी जाती है। विविक्त कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं। तो ये किसने कहा था? तो ये थे बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, बोर के परमाणु मॉडल की जो थी ये अवधारणाएं थी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही है पूछा है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, मनी बिल की बात हो रही है। सबसे पहले धन विधेयक किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 110 में आता है। और बिल्कुल सही है कि जो धन विधेयक है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है।
ठीक है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित और प्रेषित धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती। बिल्कुल सही है। अभी हमने ये पढ़ा कि जो धन विधेयक है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो वो ऑब्वियस है संशोधन नहीं कर सकती है। क्या राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन की सिफारिश कर सकती है? तो हाँ, ये कर सकती है। राज्यसभा द्वारा सभी धन विधेयकों को उनकी प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा देना चाहिए, तो ये नहीं होगा। तो केवल 1, 2 और 3 जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है। देखिए, लोकसभा में पारित होने के बाद जो है उसे राज्यसभा में सिर्फ विचार करने के लिए भेजा जा सकता है, लेकिन ना तो संशोधन करने का उसे हक है, ना ही वो डायरेक्ट वहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है कि वहाँ से परमिशन की ज़रूरत नहीं। वो सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन वहाँ पे जो है संशोधन की सिफारिश जो है वहाँ पे की जा सकती है उसमें। ठीक है, तो केवल 1, 2, 3 सही हो जाएगा। ओके, अगला है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC कहाँ स्थापित किया गया? IFSC मतलब इंटरनेशनल, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स। तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स गुजरात में जो थे स्थापित किए गए थे। गुजरात के कहाँ पर? गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए। मौलिक अधिकारों पर गठित की गई किस समिति ने भारत में मौलिक अधिकारों भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए थे? ओके, इसने न्यायिक अधिकारियों और गैर न्यायिक अधिकारियों के बीच अंतर किया। इसने सुझाव दिया कि अल्पसंख्यकों के अधिकारियों की रक्षा की जानी चाहिए। तो इसमें से किस समिति ने जो थे विचार दिए थे? तो वो थी शप्रू समिति। ठीक है, इस समिति में कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे, जिसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तेज बहादुर स्प्रू। तो इसीलिए इसका नाम स्प्रू समिति था। ओके, तो मौलिक अधिकारों से संबंधित ये 2 सुझावों की वकालत जो थी उन्होंने की थी कि न्यायिक या गैर न्यायिक अधिकारों के बीच जो है अंतर बताया जाए और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। तो ये 2 सुझाव जो थे इस समिति ने दिए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विधेयक अथवा यथा संशोधित विधेयक को लोकसभा में पारित करने के प्रस्ताव पर अंतिम चर्चा किस वाचन में की जाती है? ओके, पारित करने के प्रस्ताव पर जो अंतिम चर्चा है वो तृतीय वाचन में की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में तंजावुर चौकड़ी के रूप में प्रसिद्ध 4 भाइयों पुनैया, चिनैया, शिवानंदम और वडीवेलु द्वारा निम्न में से किस नृत्य रूप के वर्तमान प्रारूप और उसकी संगीत रचनाओं के महत्वपूर्ण भागों की रचना जो थी की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है? ये शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का है। ठीक है, तो चारों भाइयों ने जो थी वर्तमान प्रारूप और उसके संगीत रचनाओं के महत्वपूर्ण भागों की रचना, 4 भाई कौन कौन से? पुनैया, चिनैया, शिवानंदम और वडीवेलु। ठीक है, तंजावुर चौकड़ी के नाम से जाना जाता है इन्हें। ओके, ये अगस्त 2022 का क्वेश्चन है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को चिकित्सा पैकेज प्रदान करने के लिए किस संगठन प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ जो थे हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बैंक वित्त की अग्रणी बैंक योजना का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये हो जाएगा गाडगिल अध्ययन समूह ने दिया था। ठीक है, गाडगिल अध्ययन समूह जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो ये अग्रणी बैंक योजना है, इसका जो मूल उद्देश्य क्या था? इसका जो मूल उद्देश्य था वो क्या था? व्यक्तिगत जो बैंक है उनको, व्यक्तिगत बैंकों को गहन विकास के लिए विशेष जिलों को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका एक मोटिव था। इसका मोटिव से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो व्यक्तिगत बैंकों को गहन विकास के लिए विशेष जिलों को जो है अपनाना चाहिए, ये इसका वो था मेन मोटिव। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 61 में प्रदान किए गए तरीके से महाअभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है?
ओके, महाभियोग जो है किस मतलब किस अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 56B में, ठीक है। और वैसे अगर आपसे महाभियोग की प्रक्रिया पूछी जाती है तो ये क्या है, आर्टिकल 61 में है, ठीक। इसमें देखिए 56A क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर से जो है अपना त्याग पत्र, यानी कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकता है किसको, उपराष्ट्रपति को संबोधित करके। 56B में जो है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में दिए गए तरीके से महाभियोग द्वारा पद से जो है हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में तरीका बताया गया है और वो हटाया जा सकता है किसमें, आर्टिकल 56B में। और 56C क्या करता है, राष्ट्रपति जो है अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद जो है तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक अगला जो उत्तराधिकारी है उनके कार्यालय में प्रवेश, यानी कि अगला जो भी राष्ट्रपति बनेगा अगर वो जब तक अपनी कुर्सी को ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक जो है राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। तो ये ABC जो है 56 के आपको याद रखने हैं। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल जो है 56 में बताया गया है किस किस तरीके से, 56AB में जो है ये आ जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि के लिए जो है ये पद धारण करेगा, ये आर्टिकल 56 में बताया गया है। देन आगे इसके फर्दर पार्ट अगर आप देखेंगे तो 56A में मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देगा। 56B में जो है ये महाभियोग पद द्वारा हटाया जा सकता है आर्टिकल 61 के तहत। और 56C में जो है अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद अपने पद पर बना रहेगा, ठीक है। तो ये थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में उद्घाटित ज्ञान सर्कल वेंचर्स के विषय में कौन सा कथन सही है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान श्री सिटी आंध्र प्रदेश में ज्ञान सर्कल इसकी जो थी स्थापना की थी, ठीक है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। ज्ञान सर्कल वेंचर्स टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स है, तो ये भी सही है। और ज्ञान सर्कल वेंचर्स को शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया गया है, ये जो है गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही दिए गए हैं, ओके। चलिए अगला देखिए। ओके एक मिनट और। ओके ये दिया ना कि यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय द्वारा ना, तो ये भी याद रखिए ज्ञान सर्कल वेंचर्स को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नहीं, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया गया था, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय नहीं आएगा, तो ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज के क्षेत्रों में किया जाने वाला एक मुखौटा नृत्य है? तो ये हो जाएगा छऊ। छऊ जो है ये एक विशेष तरीके का जो है क्या है, मुखौटा नृत्य है, जिसका यूज़ किया जाता है बंगाल की पुरुलिया में और ये इधर सरायकेला में, ठीक है। सरायकेला के जो आदिवासी महापात्र महारानी मतलब उनके द्वारा किया जाता है और मयूरभंज के क्षेत्रों में किया जाता है, ओके। एक छऊ नृत्य ही है जिसको अर्ध नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ये अब स्टैटिक जीके की पूरी सीरीज आने वाली है जहाँ पे ये सारे फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे। इसको अर्ध नृत्य या इसको जो है ये भी पूछा जा सकता है कि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं तो 9वां शास्त्रीय नृत्य बनाए जाने की जो संभावना है वो कौन सी, मतलब किस नृत्य को बनाया जा सकता है, तो छऊ को, इसीलिए छऊ को अर्ध नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तजिंद्र पाल सिंह तूर ने जून 2021 में 60वीं इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर शॉट पुट में जो था ये रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। ये उस वक्त का करंट का क्वेश्चन था, ठीक। चलिए अगला है, सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस उद्योगों से जुड़े लोगों को मोटे तौर पर कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? तो माइक्रो फाइनेंस उद्योग से जुड़े लोगों को 5 भागों में जो है डिवाइड किया जाता है, मतलब इसके 5 जो है सिद्धांत होते हैं, ठीक है, या 5 भागों में जो है डिवाइड किया जाता है, बस इतना याद रखिएगा। चलिए अगला है, बोयल के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कथन सही बताना है। देखिए क्या हुआ है, स्थिर ताप पर किसी आदर्श गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती जो है होता है। तो कुछ ऐसा होता है, देखो P व्युत्क्रम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, इस तरीके से बनता है ये, ठीक है। तो
और इसी को हम लिख देते हैं फिर क्या, PV। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है जो हमारा कांस्टेंट जो जो वॉल्यूम होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रेशर की। ठीक है, तो यही तो बताया इसने, स्थिर ताप पर किसी आदर्श गैस की निश्चित मात्रा का दाब, दाब मतलब प्रेशर, ठीक है, उसके आयतन के यानी कि वॉल्यूम के जो है क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहीं से हम निकालते हैं कि जो PV होता है हमारा वो किसके बराबर आता है, कांस्टेंट के बराबर आता है। स्थिर ताप मतलब कांस्टेंट के बराबर आता है, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है। PV यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा, V यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस है, और कांस्टेंट यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, ओके। और ये किसका नियम है, बॉयल्स लॉ है, ये बॉयल के नियम के अनुसार। ठीक है, एक चार्ल्स लॉ भी होता है, उसमें जो है इस तरीके से होता है, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T, या ऐसे कर सकते हैं V/T बराबर है कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा फिर। ठीक, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, याद रखिए इसमें इन्वर्सली होता है, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो V/T बाई इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। ये चार्ल्स लॉ है, नॉट बॉयल। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला देखिए, एक न्यायिक दर्शन है जो मानता है कि न्यायालय को अपने निर्णयों के व्यापक सामाजिक निहितार्थ पर विचार करने के लिए लागू कानून से परे जाना चाहिए या जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, न्यायिक सक्रियता। ठीक है, न्यायिक सक्रियता एक न्यायिक दर्शन है जो मानता है कि अदालतें जो होती हैं वो अपने जो भी निर्णय है उनके व्यापक सामाजिक निहितार्थों पर विचार करने के लिए लागू कानून से परे जा सकती है, और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए। ठीक है, तो ये न्यायिक सक्रियता जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह समूह में शामिल नहीं है। तो हमें पता है भाई 8, पहले 9 ग्रह होते थे, लेकिन फिर प्लूटो को जो है निकाल दिया गया था। ठीक है, बोना ग्रह के नाम से इसको जानते हैं, तो यहाँ पे प्लूटो जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्लूटो। ओके, प्लूटो की खोज अगर हम देखें तो कब हुई थी, सबसे पहले 1930 में हुई थी, और 2006 में इसे ग्रह की उससे निकाल दिया गया था, और इसको 2006 में बोना ग्रह के का जो दर्जा था वो दे दिया गया था। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक, मंगल अगर हम देखें तो सूर्य से चौथा ग्रह जो है ये आता है, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, इस तरीके से होता है। युद्ध के रोमन देवता के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है, ये लाल ग्रह के भी ये बोलते हैं। सॉरी। ठीक है, शुक्र की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा सबसे चमकीला जो ग्रह है वो शुक्र है। ओके, और सबसे गर्म ग्रह भी यही है। बुध से भी अधिक गर्म जो है, देखिए बुध सूर्य के सबसे निकट है, लेकिन सबसे अधिक जो गर्म माना जाता है वो शुक्र ही माना जाता है, ये याद रखना है आपको शुक्र का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की स्थापना भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत की गई। तो NMA की जो स्थापना है वो की गई है संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन पटियाला घराने के संस्थापकों में से एक हैं। पटियाला घराने के संस्थापकों में से एक हैं, तो देखिए इसमें से आ जाएगा उस्ताद फतेह अली खान। ये जो है पटियाला घराने के जो है वो माने जाते हैं, मतलब पटियाला घराने के संस्थापकों में से जो है माने जाते हैं फतेह अली खान। और एक आते हैं उस्ताद अली बख्श। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पटियाला घराने की जो स्थापना थी वो किस किसने की थी। तो उस्ताद फतेह अली खान और उस्ताद अली बख्श ने की थी। ठीक है, 2 तरीके के जो है इसमें गायन है पटियाला घराने में, अगर मैं देखूँ तो कौन कौन सा है, एक ठुमरी है और दूसरा कौन सा है, खयाल है। ठीक है, ओके, तो ये याद रखना है। उसके
इसके अलावा अगर पूछा जाए हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है, तो वो है ग्वालियर घराना। कौन सा हो जाएगा? ग्वालियर घराना हो जाएगा। संस्थापक अगर पूछा जाता है तो नाथन पीर बख्श जो थे इसके संस्थापक रहे हैं। ठीक है, बाकी इसमें कोई और नाम नहीं। चलो ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर थी? ये 2011 की जनगणना से क्वेश्चन आया है। केरल में अगर हम देखें तो कितना था, 92.07 दिया गया है इसमें। देखिए केरल की देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे थी, तो केरल में थे। फिर पूछ सकते हैं केरल की साक्षरता दर कितनी थी? ठीक है, तो वो थी 94%। पुरुष साक्षरता कितनी थी इसमें? 96.11। और महिला साक्षरता दर कितनी थी? 92.07%। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, और सिर्फ अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में साक्षरता दर कितनी थी 2011 के अनुसार, तो वो 65 अगर टोटल पूछा जाए, टोटल अगर थी तो वो थी 74.04%। उसमें से अगर महिलाओं का पूछा जाए तो 65.46% है, और अगर पुरुषों का पूछा जाए तो 82.14%। ये पूरे भारत की बात हो रही है। ये वाली जो चीज़ मैंने आपको बताई ये पूरे भारत की, और ये केरल की थी 94%, जिसमें से 96% जो थे साक्षर पुरुष थे और 92.07% जो थी महिलाएं साक्षर थी। तो ये 96.11 जो दिया गया है ये किसका दिया गया है? पुरुषों का दिया गया है केरल में। ठीक है, टोटल 94 था, तो यहाँ पे 92.07 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तहत इक्तादारी प्रथा किसने शुरू की थी? ओके, इक्तादारी प्रथा की बात की गई है, तो ये शुरू किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश ने जो था इक्ता प्रणाली जो थी प्रदान की थी। इल्तुतमिश का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो शमशुद्दीन इल्तुतमिश। शमशुद्दीन इल्तुतमिश, कई बार इल्तुतमिश ना देखिए वो आपको शमशुद्दीन दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो ये याद इसमें रखना है। इल्तुतमिश से एक और क्वेश्चन आता है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, या गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कब से कब तक जो है गुलाम वंश का तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन इल्तुतमिश जो था उसका दूसरा संस्थापक बना था। ठीक है, कब से कब तक जो था इसका वो रहा था, 1211 से लेकर 1236 तक जो था ये गुलाम वंश का शासक बना था। ठीक है, इल्तुतमिश ने जो है लाहौर की जगह दिल्ली को जो था अपनी राजधानी बनाया था, और साथ साथ जो थी इन्होंने कुतुब मीनार जिसका जो नींव थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, और इस निर्माण को पूरा करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। चांदी का सिक्का यानी कि टंका, और चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? टंका। और तांबे का सिक्के को क्या कहा गया था? जिताल। ये पेश किसने किया था? इसने इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में 28वें हुनर हाट का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो 28वें हुनर हाट का आयोजन जो था ये गोवा में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा बेसिन में किस प्रकार की मिट्टी व्यापक रूप से पाई जाती है? गंगा बेसिन में जलोढ़ मिट्टी जो है ना ये पाई जाती है। देखिए बेसिन में अगर मैं देखूँ तो और भी मिट्टी होती है, दोमट है, रेतीली, सिल्ट, बहुत सारी है, लेकिन ज़्यादा रूप में जो है जो भारत की गंगा मैदान में पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, और उत्तरी मैदानों में ये ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, काली मिट्टी से क्वेश्चन आता है, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर के नाम से। कपास के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वो भी कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है। ठीक है, ओके। लाल मिट्टी
लाल मिट्टी में पूछा जाता है कि कमी किसकी होती है, तो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और लाइम तत्व की जो है क्या होती है, इसमें कमी होती है। ठीक है, ये जो साउथ वाला एरिया है, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पे लाल मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ओके, लेटेराइट मिट्टी की अगर हम बात करें तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटों में जो है पाई जाती है। और लेटेराइट मिट्टी किसके लिए जो उपयोगी मानी जाती है, जो चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, सिंकोना हो गया, नारियल हो गया, रबड़ हो गया, इन सब की खेती के लिए जो इंपॉर्टेंट मानी, मतलब जो मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, वो कौन सी होती है, लेटेराइट मिट्टी होती है। ठीक है, याद रखना है। काली मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो ये आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ पर जो है ये मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। लाल मिट्टी भी जो है साउथ वाले एरिया में, और जलोढ़ मिट्टी जो उत्तरी मैदान है, मतलब ऊपर वाला जो हमारा ये इधर पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत की पहचान कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, वाणिज्यिक, एक होता है वाणिज्यिक और दूसरा होता है गैर वाणिज्यिक। ठीक है, क्या होते हैं, एक होते हैं वाणिज्यिक और दूसरे होते हैं गैर वाणिज्यिक। वो क्या बोलेंगे इनको इंग्लिश में, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। ठीक है, कमर्शियल कौन से होते हैं, द एनर्जी सोर्स दैट आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक, यानी कि जो कमर्शियल होते हैं वो कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोयला, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो सब जो है इसमें आते हैं वाणिज्यिक में, कमर्शियल में। ठीक है, तो कोयला जो है यहाँ पे हो जाएगा। ओके, नॉन कमर्शियल क्या होते हैं कि यहाँ पे जो है कंज्यूमर को पे नहीं करना पड़ता है इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, जैसे बायोमास हो गया, फायरवुड हो गया, ये लकड़ी, कृषि अपशिष्ट, सूखा गोबर, ये नॉन कमर्शियल में आ जाते हैं, गैर वाणिज्यिक स्रोत में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भाग 3 को संविधान के सबसे अधिक आलोचनात्मक भाग के रूप में वर्णित किया है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो मौलिक अधिकार को कहा जाता है। और सबसे अधिक आलोचनात्मक भाग के रूप में वर्णित किया है किसने, B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है, भाग 3 में आता है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ठीक, तो ये हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, पारसियों की सामाजिक परिस्थितियों के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना की गई थी। ओके, तो ये हो जाएगी रहनुमाई मजदायन सभा 1851 में। ये क्या था, एक धार्मिक सुधार संघ था, इसकी स्थापना जो थी की गई थी। पारसियों की सामाजिक स्थिति का उत्थान और बहाली के लिए जो थी संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग नहीं है। क्या बोला है, कोशिकांग नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइक्रोसोम जो है इन्होंने दे रखा है। ठीक है, माइक्रोसोम हो जाएगा। इसमें कोशिकांग का मतलब क्या है, इसमें पूछा गया है कि इनमें से जो सेल ऑर्गेनल नहीं है, क्या नहीं है, सेल ऑर्गेनल नहीं है, तो वो हो जाएगा माइक्रोसोम। ठीक है, माइक्रोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएंगे, होते हैं, मतलब सेल ऑर्गेनल जो नहीं होता है वो माइक्रोसोम होता है। माइक्रोसोम आर नॉट द सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर भारत की अंतिम पूर्ण जनगणना किस वर्ष की गई थी, तो ये 2011 में की गई थी। ठीक है, हर 10 साल में होती है। सबसे पहले जैसे, मतलब इससे पहले अगर आप देखेंगे तो 2001 में हुई थी, फिर 2011 में, और ये 21 में होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो लास्ट जो हुई थी वो 2011 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम मुगल बादशाह बाबर निम्नलिखित में से किस से अपनी माता की ओर से संबंधित था। देखिए, मैंने कहा था ना कि टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक शिफ्ट में जो क्वेश्चन आगे, जो आगे शिफ्ट मिलेंगे, उनसे रिलेटेड ही 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, टॉपिक। ठीक, तो माता की ओर से मैंने आपको बताया था चंगेज खान, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और पिता की ओर से किससे रिलेटेड था, तैमूर वंश से रिलेटेड था। ठीक, चलिए
अगला है सबसे ज्यादा आईपीएल खिताब किस टीम ने जीते हैं मई 2023 तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर? तो मुंबई इंडियंस और किसने? चेन्नई सुपर किंग्स ने। ठीक है, तो आईपीएल की शुरुआत कब से मानी जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 2008 में आईपीएल की शुरुआत होती है। सबसे पहला पूछा जाएगा कि सबसे पहला जो आईपीएल खिताब था वो किसने जीता था, तो वो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। और यहाँ पे रनर अप नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ फर्स्ट पूछ सकते हैं राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, फिर 2009 में डेक्कन चार्जर्स जीती, फिर 2010 में चेन्नई, फिर अगेन चेन्नई। तो यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स ने देखिए 2010 का भी जीता, ठीक है, 2011 का भी जीता। उसके बाद फिर ये इधर 2018 का खिताब भी चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था, 2021 का भी और 2023 का भी। तो 5 बार जो है किसने जीत लिया है? चेन्नई सुपर किंग्स ने। फिर बात आती है यहाँ पे मुंबई इंडियंस की। तो मुंबई इंडियंस ने जो सबसे पहला खिताब जीता था वो 2013 में जीता था। ठीक है, उसके बाद फिर 2015 में जीता, उसके बाद 2017 में जीता, 2019 में जीता और 2020 में जीता। तो दोनों ने 5-5 बार जो है ये खिताब जीता है। तो इसीलिए मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों ने इक्वल टाइम जो है इस खिताब को जीता है। ठीक है, केवल चेन्नई सुपर किंग्स नहीं, केवल मुंबई इंडियंस नहीं। कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर मैं बात करूं तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने सबसे पहले 2012 में ये खिताब जीता था, फिर 14 में जीता। ठीक है, उसके बाद जो है कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं जीती है, सिर्फ 2 बार ये खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने नाम किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, याद रखना आपको। ठीक, ओके, लास्ट 2023 में हुआ था। तो 2023 में जो रनर अप टीम रही थी वो याद रखनी है। तो गुजरात को हराकर जो था चेन्नई सुपर किंग्स ने जो था ये जीता था। गुजरात का अगर नाम पूछा जाए तो कौन सा है? गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस को हराकर चेन्नई सुपर किंग्स जो थी 2023 के आईपीएल खिताब जो था इन्होंने अपने नाम किया था। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2023 का पूछा जा सकता है। तो शुभमन गिल जो थे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे 2023 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ के बारे में कौन सा सही नहीं है? देखिए, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक कम दबाव का क्षेत्र है, सही है। एक उच्च दाब क्षेत्र है, ये भी सही है। नहीं सॉरी, इसने पूछा सही नहीं है। अब कम दाब का है तो उच्च दाब का तो नहीं होगा, तो ये वाला जो है ये सही नहीं है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर स्थित एक कम दबाव का क्षेत्र, ये भी पॉइंट सही है। जुलाई में ITCZ लगभग 20 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर स्थित होता है, जिसे कभी कभी मानसूनी गर्त कहा जाता है। तो ये भी सही है। जो सही नहीं है कि वो एक उच्च दाब क्षेत्र है, तो उच्च दाब क्षेत्र नहीं है, कम दबाव का क्षेत्र है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए, भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? ओके, पहली मेट्रो जो थी ये कोलकाता में जो था इसका शुभारंभ हुआ था 1984 में। ठीक है, भारत की पहले मेट्रो रेलवे की शुरुआत जो थी कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1984 को हुई थी। लेकिन अगर हम इसका निर्माण कार्य देखें तो 1970 में हो गया था, लेकिन ये शुरू हुई थी 1984 में। सबसे पहले कहाँ से? कलकत्ता में। ठीक है, दिल्ली मेट्रो की पूछी जाए तो 2002 में हुई थी शुरुआत उसकी। और कोलकाता मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के द्वारा ही जो थी भारत में मेट्रो का जो था शुरू किया गया था, जो पूरा नेटवर्क था। मेट्रो की शुरुआत अगर पूछी जाए तो कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने KMRC ने की थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थापत्य में से एक विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे मोहनजोदड़ो से जो थे विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, ये पूछे जाए मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए अगला है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में अगर पूछा जाए यही चीज तो 8 अनुसूचियां थी और 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी, तो 12 है अभी फिलहाल। लेकिन मूल पूछा जाएगा तो 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अगला है, प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने किस स्थान पर की थी? कौन सा समाज वो पूछा है? प्रार्थना समाज। तो बंबई में की थी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, ब्रह्म समाज की एक शाखा थी ये। ठीक है, तो बंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटिया संगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? लोटिया संगीत, ओके, तो ये राजस्थान से है।
ठीक है। लोटिया कहाँ का क्षेत्रीय संगीत है? ये राजस्थान का जो है क्षेत्रीय संगीत हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट है, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2021 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर बिनोय कंवर सैकिया। ओके, देखिए ये तो पढ़नी ही है। पुरस्कार जो भी है ना, जैसे 2023 में जो पुरस्कार मिले, चाहे वो जैसे अभी भी मिल रहे हैं, 2024 में भारत रत्न जैसे दिया गया है, 5 को दिया गया है इस बार, ठीक है। तो वो आपको सारे पता होने चाहिए। फिर जो भी फिल्म फेयर अवार्ड है या ऑस्कर अवार्ड है, जो भी, ठीक है, 23 में मिले हैं, 24 में मिले हैं, वो सब आपको प्रिपेयर करनी है। वीडियो आपको मिली जाएगी इनकी भी, ठीक है। एग्जाम से पहले ये सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। स्पोर्ट्स में जो भी अवार्ड मिलते हैं, तो अवार्ड से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से चीज़ें, ये सब पढ़नी है करंट के लिए, ठीक है। चलिए, शास्त्रीय नृत्य सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम राज्य का जो है ओके। इसके वो पूछे जाते हैं कौन जो है, मतलब इसकी शुरुआत किसने की थी? तो श्रीमंत शंकर देव जो है इसके संस्थापक जो है माने जाते हैं। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य पूछा जाता है कौन सा है? तो क्षत्रिय नृत्य। कब इसको क्षत्रिय नृत्य में शामिल किया गया? तो 2000 में इसको शामिल किया गया था, 2000 में, ठीक है। इसको क्षत्रिय नृत्य में शामिल किया गया था। तो सबसे नया नृत्य यही माना जाता है। सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है, ठीक है, भरतनाट्यम याद रखना है। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को बॉडी बिल्डिंग भोजन के रूप में भी जाना जाता है? बॉडी बिल्डिंग भोजन, तो प्रोटीन जो युक्त भोजन होता है उसको बॉडी बिल्डिंग भोजन जो है कहा जाता है। इसमें दाल, मांस, सोयाबीन सब आता है प्रोटीन में, ठीक है। एनर्जी किससे मिलती है? हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा, यहाँ से हमको क्या मिलती है? एनर्जी, ऊर्जा मिलती है, तो ये इनसे मिलती है। अगला देखिए, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है 2011 की जन? केरल, बताया था मैंने। कितने परसेंट थी? 94% थी, ठीक। हाल ही में टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड इंटरस्टेट नेटवर्किंग पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये थी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो ये पहल थी वो शुरू की गई थी, ठीक है। अगला देखिए, ये भी जून 2023 का है। तीसरी G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह बैठक जून 2023 में किस राज्य में संपन्न हुई? तो ये गोवा में संपन्न हुई थी, ठीक है। कुवत उल इस्लाम मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? कुवत उल इस्लाम मस्जिद है दिल्ली में। निर्माण किसने करवाया था? ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। गुलाम वंश के पहले संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में इसका निर्माण जो था कराया था, ठीक। चलिए, नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आरबीआई की स्थापना ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत जो थी 1 अप्रैल 1935 को जो थी रिजर्व बैंक की स्थापना जो थी की गई थी, ठीक है। ये याद रखना, 1935, ओके। और कलकत्ता में जो था इसका केंद्रीय कार्यकाल जो था, मतलब जब इसकी जो स्थापना हुई थी उस वक्त जो इसका अभी जो भी कार्यालय था, हेडक्वार्टर था, वो कोलकाता में था। फिर 1937 में कहाँ पर जो था शिफ्ट कर दिया गया था? तो मुंबई में जो था इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में जो था इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। मतलब पहले अगर हम देखें तो ये निजी स्वामित्व वाला था और बाद में जो था इस पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया था 1949 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1991, 24 जुलाई 1991 के बाद से जो था शुरू हुआ था ये, ठीक है। अगला है, भारत का चुनाव आयोग भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ओके, जो इलेक्शन कमीशन है वो किस उसके अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 324 जो है सही हो जाएगा, ओके। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आरबीआई ने किस पैनल की सिफारिशों के आधार पर शहरी सहकारी बैंक को नियामक ढांचे को संशोधित किया है? तो एनएस विश्वनाथन पैनल की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया है, ठीक। तो ये थे क्वेश्चंस जीएस के।
तो आपको यहाँ से आइडिया मिल गया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और क्वेश्चंस जो है हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।